सिल्क ये है। अब जो सवाल बनेगा इनसे क्या बनता है, इनसे पूछेगा कि अगर आपसे पूछा जाए इनको इनकी मोटाई के हिसाब से क्रम से लगाइए, तो हम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। अभी आप आइए जब इसका डायमेंशन आपको पता हो, तो सवाल इस पर बनता है कि बजरी बालू हमको दे देंगे 10 सेकेंड, इसका साइज देंगे 1.3 1.5, इनको मैच कीजिए। इस तरीके के सवाल इससे सर ये सिल्क के नीचे ले ठीक है। तो भूमि विक्षेप में जो बजरी है इसका डायमेंशन लिख लीजिए 2.26 mm में, mm में, ठीक है। बालू का है 1 से लेकर 1.6 mm। पंख का है आपका 1 से लेकर इसका है 2 से लेकर 2.26 mm, यानी कि 2 mm से लेकर 236 mm तक बजरी का साइज हो सकता है, ठीक है। इसका लिख लो 1 से लेकर 1.6 mm तक इसका साइज हो सकता है। पंख का लिख लो 1 से लेकर 192 एवं तक हो सकता है। सिल्क है 1/32 से लेकर 1/32 से लेकर 1/1/256 एवं तक इसका साइज होता है। क्ले है आपका 1/512 से लेकर 192 एवं तक। तो अगर हम इनकी बात करें तो आपको दिख रहा होगा नंबर 1 पे बजरी आ जाएगी, नंबर 2 पे बालू आ जाएगी, पंख आ जाएगा, फिर आपका सिल्क आएगा, रनिंग क्रम से लिखा गया है, यही क्रम लिखा गया है, ठीक है। अब ये जो पंख है, इस पंख को भी हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो नाम बताया इनके, इस पंख को भी हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, कोई नाम बता पाएगा? सुना नाम? कीचड़ होता है। बजरी देखी है ना, बजरी क्या है आपको सामान्य आंखों से दिखाई दे जाएगी, बालू भी आपको दिखेगी। पंख जो होता है ये गाद जैसा होता है ना, जो समुद्र के अंदर जमा रहता है, ठीक है। सिल्क भी गाद जैसा ही होता है, किले भी गाद जैसा ही होता है, देखा हुआ है ना, ये वही चीज़ है। अब देखो इसमें ये तो सब सामान्य है जो चीज़ें, लेकिन पंख इसमें अपने आप में स्पेशल हो जाता है। इसके जो इसमें रासायनिक तत्व होते हैं उनके आधार पर इनका डिवीजन कर दिया जाता है, ठीक है। तो पंख को कौन हो जाते हैं? नीला पंख, लाल पंख और हरा पंख, इस 3 कलर का होता है। अब ये
पंख जो इनके कलर हैं, कलर के क्यों कलर इनका ऐसा पड़ गया, उसका कारण है। ठीक है, तो जो नीला पंख होता है, नीले पंख में लोहे के सल्फाइड होते हैं, लोहे के सल्फाइड होते हैं। उस लोहे के सल्फाइड के कारण इसका रंग नीला हो जाता है। अब इन पंख में सवाल पूछता है, नीला पंख किस कारण से हुआ है? इसके लोहे के सल्फाइड के कारण इसका नीला रंग हुआ है। और पूरे समुद्री क्षेत्र में इसका विस्तार नीले पंख का सबसे ज्यादा है। दिखते जाओ, ये कोई लिख लो, पूरे समुद्री क्षेत्र में नीले पंख का विस्तार सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा नीला पंख मिलता है समुद्री क्षेत्रों में। लाल रंग किस कारण से होता है? ये किसके कारण है? लोहे के सल्फाइड के कारण। ठीक है, और ये लाल पंख जो है, ये लोहे के ऑक्साइड के कारण। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, लैटराइट मृदा देखी है, सुनी होगी। लैटराइट मृदा का निर्माण कैसे होता है? लोहे के ऑक्साइड के कारण ही होता है उसका, है ना। ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन से लोहे का टचअप होता है, जैसे आप समझिए, ये लोहा तो देखा ही होगा सबने। लोहे पे जब जंग लग जाती है तो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है ना। तो वो जंग क्यों लगती है? ऑक्सीजन से उसका रासायनिक क्रिया हो जाती है, तो क्या हो गया? ऑक्साइड। तो इसलिए इसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है, हरा पंख, हरा पंख का जो हरा पंख बन जाता है, यानी कि जो पंख मिल रहा है वो हरे रंग का जो दिखता है, पोटेशियम सिलिकेट और आयरन सिलिकेट। पोटेशियम सिलिकेट और आयरन सिलिकेट की प्रधानता होती है, जिसे ये नाम पूछा जाता है, जो मैं अब लूंगा, जिसे ग्लूकोनाइट कहा जाता है, जिसे ग्लूकोनाइट कहा जाता है। ठीक है, तो ये कितने थे इसके भूमि, जो भूमि पर ये हमको मिल भी जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है गहन सागरीय निक्षेप या पैलोजोइक निक्षेप, इसको बोलते हैं पैलोजोइक या गहन सागरीय, जो गहरे सागरों में होते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं? इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक कर लेते हैं जैविक, दूसरा अजैविक। पहला बात करेंगे हम जैविक। ये आज से पहले कभी आप लोगों ने पढ़ा, कभी सुना इसका नाम? इस टॉपिक का नाम नहीं, ज्योग्राफी वालों ने पढ़ा होगा, विदाउट ज्योग्राफी वालों ने पढ़ा कभी नहीं पढ़ा। जैविक निक्षेप होते हैं दो प्रकार के। पहला आता है, अच्छा जैविक में क्या होता है, एक डेफिनेशन लिख लीजिए, जैविक निक्षेप एक डेफिनेशन लिख लीजिए। इसके अंतर्गत सागरीय जीवों, इसके अंतर्गत सागरीय जीवों के चूना प्रधान तथा सिलिका प्रधान, चूना प्रधान तथा सिलिका प्रधान अवयवों को या तत्वों को शामिल किया जाता है।
सर। अवयवों को सम्मिलित किया जाता है। इसको दो भागों में बांटते हैं, इसको दो भागों में बांटते हैं। नैरेटिक, पहला है नैरेटिक, दूसरा है पैलाजिक। ठीक है, दूसरा अब ये नैरेटिक क्या होता है, पैलाजिक क्या होता है, इनके बारे में देखिए। नैरेटिक के बारे में देखो पहले। यह है सामान्य तौर पर महाद्वीपीय मग्न तट पर, कहाँ मिलेगा, मग्न तट पर, महाद्वीपीय मग्न तट पर मिलता है, जिस पर भूमिज पदार्थों का आवरण पाया जाता है, जिस पर भूमिज पदार्थों का आवरण पाया जाता है। इसके अंतर्गत आवरण पाया जाता है। इसके अंतर्गत सागरीय जीवों के अस्थि पंजर, सागरीय जीवों के अस्थि पंजर, अस्थि पंजर समझते हैं, सागरीय जीवों के अस्थि पंजर और वनस्पतियों के अन्न अपघटित अवशेषों को सम्मिलित किया जाता है। अन्न अपघटित अवशेषों को सम्मिलित किया जाता है। अब देखो, ये जो नैरेटिक पदार्थ है कहाँ मिल रहा है, ये मग्न तट पर। तो मैं पहले की क्लासेस में आप लोगों को बता चुका हूँ, जो मग्न तट है उस पर क्या मिलता है, पेट्रोलियम पदार्थ। कहाँ मिलता है, मग्न तट पर। और पेट्रोलियम पदार्थ कैसे बनता है, जिन जीवों के जो अस्थि पंजर हैं और अपघटित अनअपघटित जो जीवाश्म हैं, इनके जमा होने के कारण ही पेट्रोलियम पदार्थ की यहाँ पर संभावनाएं होती है। ठीक है, तो ये नैरेटिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, आप समझ में आ गया। दूसरा है आपका पैलाजिक। पैलाजिक में देखो, इसके अंतर्गत गहन सागर में इसके अंतर्गत गहन सागर में निक्षेपित वनस्पतियों, मुख्यतः शैवाल, मुख्यतः शैवाल तथा समुद्री जीवों के ऐसे अवशेषों को सम्मिलित किया जाता है जो जो यांत्रिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा यांत्रिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा कीचड़ में परिवर्तित हो चुके हैं, कीचड़ में परिवर्तित हो चुके हैं। इसे ऊज कहा जाता है। अब इसके आगे की जो कहानी चलेगी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, ऊज। ऊज क्या है, ये
कीचड़ टाइप का है, ठीक है। अब ये उज जो है ये भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। कौन सा दो प्रकार? एक होगा चूना प्रधान और दूसरा होगा ग्लोकोजेरिना। नाम सुना है? सुना है? ये ग्लोकोजेरिना और चूना प्रधान, इन दोनों पर अक्सर सवाल आता है कि चूना प्रधान में क्या होता है, ग्लोकोजेरिना में क्या होता है। पहले तो इसको दो पार्टों में, उसको हम दो पार्टों में, पहला चूना प्रधान और दूसरा ग्लोकोजेरिना। आएंगे सुनो सुनो थोड़ा सा दिया। ग्लोकोजेरिना चूना प्रधान के दो हैं, पहला ग्लोकोजेरिना और दूसरा टेरापोड। ठीक है। अब ये जो होते हैं कुछ दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। पहला हो गया क्या, चूना प्रधान, और दूसरा हो गया आपका सिलिका प्रधान, ठीक है। अरे कोई कंफ्यूजन है, समझ में आ गया? जो मैं ग्लोकोजेरिना बोल रहा था वो ग्लोकोजेरिना चूना प्रधान का पार्ट है, ठीक है। जो ऊर्ज हैं वो दो प्रकार के हैं, चूना प्रधान और दूसरा सिलिका प्रधान, ठीक है। चूना प्रधान को दो पार्ट में बांटते हैं, ग्लोकोजेरिना और टेरापोड, ठीक है। और जो ये सिलिका वाले हैं, अब इनको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला रेडियोलोरियन और दूसरा डायटम। क्या है ये? ऊंचे हैं, ऊंचे लगा लेना इनके आगे। दूसरा है डायटम। ये है जी। अरे बस ये खत्म हो गए, इसके बाद आगे आएंगे। ये आप लोगों को याद करना है, जरूरी है, ये पूछे जाते हैं। देखो मेन जो कोर है वो यही है। कुछ दो प्रकार के होते हैं, पहला चूना प्रधान, दूसरा सिलिका प्रधान। अब इनको समझ लो। चूना प्रधान यानी जिसमें चूने की मात्रा ज्यादा होगी वो चूना प्रधान हो गया, जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी वो सिलिका प्रधान हो गया। अब ग्लोकोजेरिना और टेरापोड, ये सवाल पता क्या था, निम्नलिखित में से कौन से चूना प्रधान कुछ हैं? वो दे देगा टेरापोड, ये रेडियोलोरियन, डायटम, ग्लोकोजेरिना। अब उसमें से बताओ कौन सा है, तो यही भूल जाते हैं। तो इसको आप इसे कोड बनाकर भी याद कर सकते हैं, GTRD, ताकि ध्यान रहे। GT जो है वो चूना का है। अब सुन लो, देखो अब हेडिंग डाल दो चूना प्रधान, डालो नहीं डाले चूना प्रधान। हाँ हेडिंग डालो चूना प्रधान चूना लिखना। इसमें लिख लो चूने की अधिकता के कारण, चूने की अधिकता के कारण इनको चूना प्रधान कहा जाता है, और ये कम गहराई पे मिलते हैं, ठीक है। अब ये एक पॉइंट आ गया इसमें, एक तो चूने की मात्रा, दूसरा कम गहराई, ठीक है। अब इसके बाद अगला हेडिंग डालें ग्लोकोजेरिना। ग्लोकोजेरिना डालें, इसमें लिखेंगे लाइन, इसका निर्माण ग्लोकोजेरिना
नामक फोरामेनफेरा, क्या? फोरामेनफेरा, ये फोरामेनफेरा जैव जैव के द्वारा 2000 से 4000 फैथम गहराई पर होता है। ये 2000 से 4000 फैथम की गहराई पर मिलेगा। कौन सा? सर ग्लोबेजिना। ग्लोबोजेरिना, ठीक है। अब लिखे अगला टेराफोर्स, टेराकोड। टेराफोर्स इसमें लिख लें, यह 2000 फैथम की गहराई तक मिलता है। दो हजार फैथम की गहराई तक मिलता है और इसका निर्माण टेरापोड मोलस्का, टेरापोड मोलस्का, ये मोलस्का के द्वारा होता है। ये जो पूरा चूना प्रधान पुंज है ये निम्न अक्षांशों में मिलता है, ठीक है। निम्न अक्षांश क्या होते हैं? क्या होते हैं? क्या होते हैं निम्न अक्षांश? किसको पता है? किसको नहीं पता है? देखो है जो विषुवत रेखा है इसके आसपास वाले जो अक्षांश हैं उनको निम्न अक्षांश कहते हैं। इसके ऊपर वाले अक्षांशों को, यहाँ वालों को मध्य अक्षांश कहते हैं। इसके ऊपर वाले अक्षांशों को उच्च अक्षांश कहते हैं। इसी तो सरल सी बात है, पर कितनी बार मैं उदाहरण बता चुका हूँ। अरे आप लोग क्यों याद नहीं रखते? तो बोल तो मेरे इसमें डाउट ही क्या होना है? इतना तो सरल है। हमारी पृथ्वी को जो अक्षांश में बांटाइए, 0 डिग्री के आसपास 30 डिग्री से 60 डिग्री मध्यम, 60 से 90 कुछ, 60 से 90, 30 से 60 मध्यम, 0 से 30। तो ध्यान लगा करो आप लोग, ध्यान नहीं। अब आता है आपका सिलिका प्रधान, इसमें हेडिंग डालो सिलिका प्रधान। अब देखो ये सिलिका प्रधान है तो जाहिर सी बात है वो चूना प्रधान जो है कहाँ मिल रहा था? निम्न अक्षांशों में और ऊंचे गहरे, कम गहरे भागों में। सिलिका जो है वो आसानी से गलता नहीं है, तो जब गलता ही नहीं है तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। यानी कि ये कहाँ मिलेगा? समुद्रों में गहरे भागों में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये गलता नहीं है। चूना तो डालोगे आप पानी में गल जाएगा, तो इसलिए वो ऊपर मिलता है, गलेगा नहीं तो इसमें नीचे मिलेगा, ठीक है। यह कम घुलनशील होने के कारण, यह कम घुलनशील होने के कारण समुद्र के गहरे भागों में मिलता है। इसके दो भाग हैं। नंबर 1, इसके दो भाग हैं। नंबर 1 रेडियोलेरियन पुंज, रेडियोलेरियन पुंज, इसमें डैश करा के लिख लें। रेडियोलोरियन पुंज, बातें नहीं, जो बातें कर रहे हैं वो क्या चले जाए बाहर, उसमें कोई डिस्टर्ब ना करे। इसका निर्माण रेडियोलोरियन नामक जीव के अवशेषों से हुआ है, जो एक प्रोटोजोआ है, जो एक प्रोटोजोआ है। रेडियोलोरियन नामक जीवों के अवशेष से हुआ है
जो एक प्रोटोजोआ है, पिरामिडल फ्लूइड होता है, प्रोटोजोआ अमीबा फ्लूइड। यह 2000 से 5000 फैथम की गहराई पर मिलता है। 2000 से 5000 फैथम की गहराई पर मिलेगा। दो से 5। अगला है डायटम वुड। इसमें देखें, इसका निर्माण अत्यंत सूक्ष्म पौधों द्वारा होता है। इसका निर्माण अत्यंत सूक्ष्म पौधों के द्वारा होता है और यह उच्च अक्षांशों में देखने को मिलता है। ठीक है, अभी तरह से ये निकले, एक तरफ से निकले, अब ये ठीक है, इधर लिखे लाल चीका, लाल चीका, इधर लिखे 70%, लाल चीका होगा प्रतिशत लिखे 36.1%। कहाँ है ये? समुद्र में, है ना। लाल चीका पूरे समुद्र में अपनी फैली हुई है, कितनी? 36.1%। यानी कि सबसे ज्यादा समुद्र में जो फैला हुआ मटेरियल है वो क्या है? लाल चीका। नंबर 2 पे आ जाएगा ग्लोबोजेरिना 29.2%। उनकी दशमलव 29.2% ग्लोबोजेरिना। नंबर 3 पे आ जाएगा डायटम वुड 6.4%। और नंबर 4 पे आ जाएगा रेडियोलोरियन वुड 3.4%। और नंबर 5 है टेराकोट 3.4। नंबर 5 है टेराकोट। टेराकोट जो है वो 0.4%। ये कौन से थे? जैविक। दूसरे थे क्या? अजैविक। अजैविक में क्या होता है कि जैसे जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो धरातल पर या समुद्र में मिलती हैं, जैसे डोलोमाइट, लोहा, मैग्नीज, फॉस्फेट, फेराइट, तो इनसे मिलने वाले जो खनिज तत्व हैं वो अजैविक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही। अब हम अपने मेन टॉपिक पर उस पर आ जाएंगे, जो आप याद करके आ रहे हैं, ऐसा मुझे बता रहे हैं, है ना। बातें नहीं बातें। ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए, वो मैं बनाता हूँ। ये है नॉर्थ अमेरिका और इधर है साउथ अमेरिका। ठीक है, इधर है आपका ऑस्ट्रेलिया और इधर है आपका इंडोनेशिया। बातें नहीं करो। इस लाइन को बोलते हैं थर्मोक्लाइन लाइन। ठीक है,
ये है सामान्य दशा। अभी किस चीज़ की अभी समझ में आ जाएगा, डायग्राम पूरा करिए। ये स्थिति है हमारे प्रशांत महासागर की। क्या है? प्रशांत महासागर की एक सामान्य दशा। सामान्य दशा का मतलब वो कंडीशन जो सामान्य तौर पर बनी रहती है, ठीक है। और इसको हम देख रहे हैं किसके संदर्भ में? एल नीना और ला नीना। ला नीना के संदर्भ में हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। पहले हम बता रहे हैं आपको एल सामान्य दशा, ला नीना, एल नीना, इनके बारे में बात कर रहे हैं। ये वो सामान्य दशा है ये, हालांकि मैथ में दिखेगी नहीं, लेकिन यहाँ इसको वैसे यहाँ भी समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ समझ लीजिए। ये दिख रही है, ये आपको लाइन दिख रही होंगी, ये चल रही है ना, ये क्या है? ट्रेड विंड। और समुद्र में भी ऐसी चल रही है, क्योंकि पानी अपने साथ ही क्या कर रहा है, उसको साथ में लेके जा रहा है, ठीक है। तो सामान्य जो दशा होती है, ये सागर की तली है नीचे, उस तली में यहाँ जो जल का स्तर है ये ज़्यादा है, तो यहाँ क्या है, ये कम है। ये क्या हो रहा है? जल ऊपर को जा रहा है, मतलब यहाँ हिस्सा जो है ऊपर उठ गया, इसमें से जल ऊपर उठ रहा है। तो ये जल कैसा है? ठंडा है। ये कैसा है? गर्म है। सामान्य दशा जो होती है हमारे उस वाले क्षेत्र की, पैसिफिक क्षेत्र की, उस पैसिफिक क्षेत्र में यहाँ पर जल इन बबलों के साथ ऐसे चलता है कि जल चल रहा है, चलने के बाद ऊपर को उठेगा, यहाँ ठंडा है, यहाँ गर्म है। तो ये बात हम बता ही चुके हैं कि गर्म से ऊपर को उठता है ना, ऊपर को यहाँ हवाएं उठी, गर्म के कारण ऊपर को हवाएं उठी, उठने के कारण बादल बना, बादल बन के यहाँ पर बारिश हो गई। ये सामान्य दशा है, जैसे ये अपने यहाँ बारिश हो गई। इंडोनेशिया यहाँ है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया भी यहाँ पर है, ठीक है। जब ये सामान्य दशा होगी और बारिश इस वाले एरिया में होगी तो भारत में भी बारिश मिलेगी, सामान्य तौर पर मिलेगी, ठीक ठाक बारिश मिलेगी, ठीक है। इस वाले हिस्से में क्या होगा? बारिश नहीं होगी, है ना, यहाँ बारिश नहीं होगी, क्योंकि यहाँ क्या? हाई प्रेशर जहाँ बना होता है वहाँ बारिश नहीं होती है, ठीक है। यहाँ हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, यहाँ बारिश है। ये सामान्य दशा, ठीक है। अब हम अगली दशा बनाएंगे, ये बना लिया आपने? सामान्य दशा समझ में आई? किसी को कोई डाउट इसमें कुछ समझ में आ रहा हो? कोई है ऐसा? है क्या? एक कैसे होगा? क्रिएट कैसे होगा? वो ऐसे क्रिएट है कि यहाँ का जो जल है वो क्या है? गर्म है। जहाँ जल गर्म होता है वहाँ लो प्रेशर होता है, और जहाँ जल ठंडा होता है वहाँ हाई प्रेशर होता है। जैसे आपने क्या बताया था, धूपों पे हमें कैसा प्रेशर मिलता है? हाई प्रेशर मिलता है, और यहाँ कैसा मिलता है? लो प्रेशर। जैसे इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आपके घर में सर्दियों के मौसम में दाल रखी है, ठंडी हो जाती है, जब रखी रखी तो वो कैसी हो जाती है? जम जाती है ना, कि हाई प्रेशर है तो जम गई। जैसे आपने गैस जलाई नीचे से, फिर वो क्या हो जाती है? ज़्यादा भी हो जाती है मात्रा में और ऊपर भी उठ जाती है। तो वही कंडीशन यहाँ पर है, ठीक है।
तो उसका प्रेशर क्या हो गया, दाल का लो हो गया। तो यहाँ लो प्रेशर के कारण जो पानी गर्म हो रहा है उससे कंडेंस में करंट चलती है, ऊपर को बादल बन जाता है और ये पूरी एक साइकिल चलती है। ठीक है, ये सामान्य दशा बिल्कुल जैसे तब की कंडीशन है जब ना ला लीना की कंडीशन है ना एल नीनो की कंडीशन है, एक सामान्य साइकिल चल रही है मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला बताएंगे हम, अगली जो कंडीशन बता रहे हैं वो बता रहे हैं ला लीना की। अब ला लीना वाली कंडीशन में क्या होगा, ला लीना वाली कंडीशन में ये जो पानी, ये जो ऊपर वाला हिस्सा था और ज्यादा ऊपर तक पहुंचेगा, यानी कि जो ठंडा था वो कैसा हो जाएगा, हाई, और ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, यहाँ का जो हाई प्रेशर है वो और ज्यादा सक्रिय हो जाएगा और हवाएं यहाँ से यहाँ को जितनी स्पीड से चल रही थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चलेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा उनमें क्या हो जाएगा, ये कंडीशन सामान्य नहीं है, ये कंडीशन हो गई ला लीना। ये सेम वैसे ही रहेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जो ट्रेड विंड है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो जो हमारी साइकिल है उसका मूवमेंट तेज हो जाता है, जिस कारण से जितनी बारिश, अगर मान लो यहाँ हमको 1000 mm बारिश मिल रही थी तो उसकी जगह सीधा 2000 mm से 3000 mm बारिश होने लगेगी, यानी कि बरसात और ज्यादा तीव्र होगी। और यहाँ वाली कंडीशन में क्या होगा, यहाँ वाली कंडीशन में जो नीचे से जो प्लैंकटन है, जो नीचे से पानी के साथ समुद्र के जो जीव हैं और अन्य चीजें, जो प्लैंकटन आ रहा है वो प्लैंकटन यहाँ ऊपर समुद्र में आने लगेगा, जिससे क्या होगा, जो मछलियां हैं उन मछलियों को वो खाने को मिलेगा, तो मछलियां इस एरिया में ज्यादा रहेंगी। तो यहाँ के जो लोग हैं, ये पेरू के और इसके चिली के, ये सब इन लोगों को यहाँ पर मछली पालन करने के लिए हेल्प मिलेगी। यहाँ बारिश नहीं होगी, मछलियां भागेंगी भी नहीं, इनके लिए ये लाभदायक है। ठीक है, इसके अपोजिट अब जो आपकी अगली कंडीशन कौन सी, एल नीनो। अब वो कंडीशन पूरी ही पलट जाएगी। अब इस चीज को समझो कि कैसे चीजें बदली हैं और किस वजह से। आप लोगों ने अभी तक ये सुना होगा कि एल नीनो के सक्रिय होने के कारण भारतीय मानसून प्रभावित होता है और बारिश कम हो जाती है। सुना है सबने? वो क्यों होती है, कैसे होता है, उसको यहाँ देख लो। आया था? दो डायग्राम बना ली थी, तीसरा बना, इसको जरूर बना लेना। अब देखो,
बना लिया। ठीक है, इस वाली कंडीशन में क्या हुआ, जो ये वाला जो पोजीशन था पहले यहाँ था, है ना, अब ये साइकिल टूट गई, ये साइकिल कितनी छोटी हो गई, बहुत छोटी हो गई। जब यहाँ था तो यहाँ इंडोनेशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया पास में थे, मानसून में भी क्षेत्रों में आता है, तो इसका इम्पैक्ट के कारण बारिश यहाँ पर होती थी। अब ये वाला हिस्सा आ गया दूसरी पकड़ों के अंडर में, इस वाले हिस्से में जो विंड की दशा थी वो चेंज हो गई ना देखो, अब उसके अपोजिट हो गई, तो यहाँ पर जो बादल बनने थे वो बादल बनेंगे ही नहीं, यानी कि जब बादल बनेंगे नहीं तो यहाँ से उड़ के कहाँ भारत में पहुँचेंगे ही नहीं। तो ये डायरेक्शन चेंज होने के कारण यहाँ से बारिश इस पूरे एरिया में नहीं होगी, और इस पूरे एरिया में क्या होगा, सूखा है, सूखा ठीक है। तो इस पूरे एरिया में सूखा आएगा, और समुद्र के बीच वाले हिस्से से लेकर और इधर पूरब वाले हिस्से में बारिश होगी। यहाँ जो थर्मोक्लाइन लाइन पहले ऊपर थी वो नीचे आ गई, जो इधर का गर्म जल था वो पहुँच के यहाँ पर कभी गर्म कर दिया। जब यहाँ गर्म हो गया तो यहाँ जो मछलियाँ और प्लैंक्टन पैदा हो रहा था वो पैदा होना बंद हो जाएगा, और मछलियाँ कटोकर मर जाएंगी, और यहाँ लगातार काफ़ी बारिश होगी। तो जब ये कंडीशन बनती है तो इस पूरे एरिया में बाढ़, सूखा और आपदाएं तमाम प्रकार की चीज़ें आती हैं। इसलिए ये लोग जो है, यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं, ये हमेशा ये प्रार्थना करते हैं कि कभी भी एल निनो वाली कंडीशन ना बने। ठीक है, तो इस कारण ये बात समझ में आई है ना, ये डायग्राम से समझ में आया ना, जो हमारी डायरेक्शन थी तो यहाँ थी, जहाँ बारिश यहाँ होनी थी वो बारिश यहाँ हो रही है, और इसका इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ बारिश हो रही है, तो इसकी वजह से पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। भारत और पूरे एशियाई क्षेत्रों में मानसून कमजोर हो जाता है, बारिश नहीं होती है, सूखे का कारण होता है ना। जबकि जब लानिना और एल निनो की कंडीशन होती है तो सूखा यहाँ पड़ता है, वो सूखा उसके लिए लाभदायक है, लेकिन हमारे लिए सूखा लाभदायक नहीं। ठीक है, इसी का मुझे सवाल किस दशा में बनता है, किस कंडीशन में बनता है, बता मुझे। कौन सा बता तो दिया, जब यहाँ पर ये जल जो है, जल थोड़ा गर्म हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म होना शुरू होगा, उस गर्म होने के कारण यहाँ क्या था, सामान्य तौर पर कैसी, यहाँ पर करंट है ठंडी, ठंडी की जगह जब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो गर्म हो जाएगी ठंडे के स्थान पर, तब ये कंडीशन पैदा हो जाएगी। बस यही कारण, वहाँ तो नॉर्मल है, वहाँ तो जैसा गर्म था वैसे ही गर्म है, वहाँ ठंडा नहीं हुआ, यहाँ ठंडे की जगह गर्म हो गया, उस चेंजेस की वजह से ये दिक्कत। कब देखने को मिलता है, किस मानसून में? ऐसा नहीं है, ये कभी 4 साल में आ जाएगा, कभी 6 साल में आएगा, 6-4 साल के गैप पे एक आध बार होता है, हर साल नहीं होता है। ठीक है, ये कई सालों में होती है। अब इसके बाद सारी बातों में मैं बता चुका हूँ, मछली वाला बता दिया, बता दिया, कुछ बता दिया। अब आ जाएंगे आपकी सामान्य जल धाराओं पर, जो आप लोग याद कर आए हैं शायद। तो पहले हम बात करेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसको थोड़ा सा पढ़ लेना और वो समझ लेना, अगर कोई डाउट हो तो अगली क्लास में पूछ लेना। ठीक है, ये जितना आसानी से आप लोग समझ रहे हो उतना सरल है नहीं, बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। अभी इसमें और जब पढ़ोगे ना बहुत से सेंटर मिलेगा, आधी चीज़ें से आधी नहीं, इससे मात्र इसका 20% यहाँ बताया, 80% इसका छोड़ दिया, तो आपको समझ में आ जाएगा, बस इतना आता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आते हैं हम महासागरीय धाराओं में। तो महासागरीय धाराओं की जब बात हो रही थी तो हमने उनके
उत्पन्न होने के कारण बता देते कि कैसे उत्पन्न हो रही है, क्यों कौन सी चीज इसका बता देती है। अब उससे आगे की स्थिति में आगे की धाराएं किस सागर में कौन कौन सी है, कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है, कहाँ पे चलती है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन याद कैसा है, कौन से महासागर है? सारे फिल्मों में देखते हैं, सबकी याद है? सबकी देखते हैं। चलो बताओ, अटलांटिक महासागर की बताओ, अटलांटिक गर्म वाली बताओ। गर्म वाली नाम बता। हाँ नाम बताओ, कहाँ से नाम से चलती है? हिरोशिमा जो है, गर्म स्टील जो है वो गर्म है। स्टील जो है वो गर्म है, हिरोशिमा गर्म है। और हिरोशिमा अटलांटिक में चलती है? नहीं, हिरोशिमा नहीं सब बता। क्या है? गर्म स्टील बता रहे हैं। अरे गर्म स्टील तो बता रहे, कौन बताएगा? से होगा। सर आप नाम बताएं, हम ये बता दें कि ठंडी है या गर्म है, ये बता। और ठीक है, अच्छा काम किया कि आप पढ़ के आए। ब्राजील करंट कैसी है? गर्म है, ब्राजील गर्म है। नॉर्वे भी गर्म है, वो भी अटलांटिक महासागर में है। हाँ, जलधारा ये भी गर्म है। और लैब्राडोर कैसी है? ठंडी जलधारा है, ठंडी है, ठंडी। ठीक है। कम से कम आप लोगों ने एटलस देखने की कोशिश की, उस पर देख लिया। कनारी है, वो भी ठंडी है। करारी है, वो भी ठंडी है। जलधारा वो भी ठंडी। ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिए, अटलांटिक महासागर की जलधारा। अटलांटिक महासागर की जलधारा के नंबर 1 अरे ये डालो, अटलांटिक महासागर की जलधारा फिर के, इसमें लिखिए गर्म जलधारा, ऐसे। अब इसके अंतर्गत एक सबसे पहले तो ये करंट आती है, उत्तरी विषुवत जलधारा, ये वाली ये भी सब गर्म है। हाँ ठीक है। जो मैं नाम बोलूंगा वो वहाँ आपको मैप में दिखाता जाऊंगा, बस देखिए लिखते हुए देखिए। सबसे पहले आती है उत्तरी विषुवतीय जलधारा। इसका विस्तार 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ तक है। 0 से 10 डिग्री तक है। और इसकी जो उत्पत्ति हो रही है वो मुख्य रूप से किसके कारण हो रही है? विषुवत रेखा व्यापारिक ट्रेड बिंदु के कारण, ठीक है, व्यापारिक पकड़ों के कारण। और इस पूरे क्षेत्र में वर्षा भी अधिक देखने को मिली। क्यों? विषुवत रेखा क्षेत्र को प्रत्येक दिन बारिश होती है ना। व्यापारिक पकड़ों के कारण इसकी उत्पत्ति हो रही है और आगे से इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। दूसरी आएगी आपकी फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जल गर्म, ये सब गर्म में लिखवा रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। फ्लोरिडा जलधारा ये है युकाटान चैनल से लेकर, युकाटान चैनल से लेकर, यहाँ पे युकाटान चैनल है, युकाटान चैनल से लेकर, युकाटान लिखने में क्या, युकाटान से लेकर केप हैट्रास तक, केप हैट्रास तक, युकाटान से लेकर केप हैट्रास, अगर इस पर नहीं दिए गए हैं यहाँ तक दिए गए हैं। केप हैट्रास तक इसका विस्तार है यह
दक्षिणी अमेरिका में चीन तुल्य जलवायु और अमेरिकी मानसून की उत्पत्ति में सहायक होती है। सर चीन तुल्य जलवायु तथा अमेरिकी मानसून की उत्पत्ति में सहायक होती है। ठीक है। इसके बाद आती है आपकी गल्फ स्ट्रीम। यहां से आगे चलेंगे ये गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम और एड्रेस से लेके ग्रैंड बैंक तक, ग्रैंड बैंक के एड्रेस से लेकर ग्रैंड बैंक तक, ठीक है। यहाँ से लेकर आगे तक ग्रैंड बैंक तक, यहाँ तक इसका प्रभाव रहता है। ज्यादा लंबी लाइन हो गई है तो पीछे तक, ठीक है। ग्रैंड बैंक तक ये एड्रेस से लेके ग्रैंड बैंक तक इसका प्रभाव रहता है। हाँ, ग्रैंड बैंक यहाँ तक, ग्रैंड बैंक तक दो बैंक में निकल बताई थी, एक ग्रैंड बैंक और दूसरी डोबर बैंक। डोबर कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक सी में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और ग्रैंड बैंक ठीक है। तो ये क्या लिखा, एड्रेस से लेकर ग्रैंड बैंक तक है। यह ग्रैंड बैंक के निकट लेब्राडोर की ठंडी, ये ग्रैंड बैंक के निकट यहाँ पर, यहाँ से लेब्राडोर आती है, ये दोनों मिल जाती है। ग्रैंड बैंक के निकट लेब्राडोर की ठंडी जलधारा से मिल जाती है, जिस कारण वहां पर मत्स्य उद्योग का विकास हुआ है। जब गर्म और ठंडी दो जलधाराएं मिलती हैं तो उस जगह पर प्लैंकटन अच्छी मात्रा में उत्पन्न होता है। उनके उत्पन्न होने के कारण वहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा रहती हैं। तो मछली ज़्यादा रहेंगी तो वहाँ पर क्या होगा, मत्स्य क्षेत्र खोल दिया जाएगा, है ना। मत्स्य पालन क्षेत्र खोल दिया जाएगा, कोहरा बनेगा, वहाँ पर कोहरा ज़्यादा रहेगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर बनती है। इसके बाद आती है आपकी उत्तरी अटलांटिक प्रभाव। उत्तरी अटलांटिक प्रभाव, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो बताए थे ना कल, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इसके बारे में लिखो। 45 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से तथा 45 डिग्री वेस्ट अक्षांश के निकट, 45 डिग्री नॉर्थ तथा 45 डिग्री वेस्ट देशांतर के निकट इसकी उत्पत्ति होती है, जिसकी 3 उपशाखाएं या उपधाराएं बनती हैं। नंबर 1, नॉर्वेजियन जलधारा। नंबर 2, इर्विंगर धारा।
नॉर्वेजियन, इर्विंगर, ये सब यही चलती है। इर्विंगर, इर्विंगर, नॉर्वेजियन, इर्विंगर तथा रेनल जलधारा, रेनल। रेनल जलधारा, तो ये कैसी जलधाराएं होंगी? ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे है, इसी में अटलांटिक वाले प्रभाव में एक पॉइंट लीजिए। यह है पश्चिमी यूरोप तुल्य, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु की उत्पत्ति में सहायक है, जिससे पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु की उत्पत्ति में सहायक है, जिससे पूरे साल वर्षा होती रहती है। अब जाहिर सी बात है, आप लोग खुद से सोचो, ये एरिया कैसा है? सारा ठंडा है ना? ये जल कैसा जा रहा है? गर्म। जब गर्म जल ठंडे एरिया में पहुंचेगा तो वहाँ लोगों को आराम मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो ये जो जब पहुंचता है वहाँ, तो वहाँ लोगों को खुशनुमा माहौल देता है, लोगों की ठंड कुछ कम हो जाती है ना, आरामदायक माहौल बनाता है। तो इसी के बाद इसी में उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग को हिमशिला, हिमशिला मतलब आइसबर्ग से मुक्त रखने में, यह आइसबर्ग से मुक्त रखने में यह जलधारा सहायक होती है। ठीक है, ये हो गई आपकी उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म। अब इसके लिए सर यह जलधारा आइसबर्ग के प्रभाव से मुक्त होती है। अब रखिए, देखिए गर्म हो गई, अब देखिए ठंडी, ठंडी जलधारा है नंबर 1, ठंडी जलधारा है नंबर 1 लेब्राडोर जलधारा। पैंतालीस डिग्री उत्तरी अक्षांश, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश को काट दो, स्लाइड को काट दो। देखो, बैफिन की खाड़ी एवं डेविस जलसमूह के मध्य से लेकर, बैफिन की खाड़ी से डेविस के जलसमूह से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। बैफिन की खाड़ी एवं डेविस जलसमूह, बैफिन की खाड़ी एवं डेविस जलसमूह से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। तो ये देखो, ये बैफिन की खाड़ी ऊपर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 डिग्री तक इसका विस्तार है। ये 45 डिग्री लाइन ये है, ये यहाँ तक इसका विस्तार है। इसके कारण सागर की लवणता में परिवर्तन हो जाता है। लवणता कम हुई है ज्यादा, इसके कारण सागर महासागर की लवणता में परिवर्तन हो जाता है। कम होगी है ज्यादा, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? अंतर है, लवणता सर इसकी बढ़ जाएगी, ठंडा हो जाएगा। अच्छा, जो ऊपर वाले ऊपर से जो पानी आ रहा है, या आप लोगों ने सुना होगा, जो बर्फ बन गया है, उससे जो पानी निकलता प्योर होता है, उसमें कोई भी नमक मुक्त तत्व नहीं होता।
तो जब कोमल होगा, शुद्ध होगा, जब वो आके नीचे मिल जाएगा तो लवणता कम नहीं हो जाएगी, यानी कि जहाँ लवणता ज़्यादा होगी वो लवणता को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, नमक के पानी में आप सादा पानी डाल देंगे तो लवणता कम नहीं हो जाएगी। अगली है ग्रीनलैंड धारा, ठंडी वाली में ग्रीनलैंड धारा। इसका विस्तार ग्रीनलैंड के पूर्व से लेकर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह तक है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह तक है। ग्रीनलैंड से लेकर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह तक है। फिर है ठंडी में कैनारी जलधारा, धारा कौन सी? कैनारी जलधारा तो लिख लो। इसका विस्तार मडेरा से लेकर केप वर्डे तक है। मडेरा से लेकर केप वर्डे तक है। मडेरा से लेकर केप वर्डे तक है। ठीक है, अब आ जाएंगे नंबर 2। नंबर 2 में आएंगी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। नंबर 1 दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। गरम बोल रहा हूँ तो गरम। ये वेंकुला वेंकुला ये वाली जगह लिखते रहो। अरे लिखो तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। नंबर 1 गर्म जलधाराएं, उसमें नंबर 1 दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। ठीक है, गर्म है मतलब में लिखो इसमें। नंबर 2 ब्राजील धारा। ठीक है, उसमें कितनी हो गई, 2 गर्म जलधाराएं हो गई, ब्राजील और दक्षिणी अटलांटिक जलधारा। अब आएंगी ठंडी जलधारा। अब देखो ठंडी जलधारा। नंबर 1 ऑकलैंड जलधारा। लिखो इसमें अर्जेंटीना के पूर्वी तट पर। नंबर 2 देखिए बेंकुला जलधारा। बेंकुला दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया के एक तट पर। अच्छा देखो ये दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया के तट पर। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, देखो गर्म और ठंडी का पता लगाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। देखो इधर देखो, ये विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से दूर जाने वाली गर्म होगी दोनों तरफ को। विषुवत रेखा से दूर जाने वाली गर्म जलधारा होगी, विषुवत रेखा की ओर आने वाली ठंडी होगी। ठीक है, ये कॉमन सी बात है, इसको ध्यान रखिए, सब जगह लागू होगा। लेकिन 1-2 जलधारा में ये नियम काम नहीं करेगा, वहाँ उल्टा नियम हो। लेकिन ज्यादातर में यही नियम है, जो ऊपर से आएगी ठंडी क्योंकि वो ठंडे क्षेत्र से आ रही है, तो नीचे से जा रही है वो गर्म से जा रही है तो गर्म होगी, कॉमन सी बात है ना। इसका क्या करना है आप लोगों को, अगली क्लास में क्या दे दूंगा, एक वर्ड का मैप बनाना अपने हाथ से। उस वर्ड के मैप में जो गर्म जलधारा है उसको लाल पेन से दिखा देना चलती हुई, उसके नाम के साथ में नाम भी लिख देना, और ठंडी को हरे पेन से दिखा देना, नीले से दिखा देना। ठीक है, ये मैप मैं अगली क्लास में जब आऊँगा तभी तो देखूंगा।
देखो फॉर्मूला हो गई। देखो एक चीज और बताओ, जो ठंडी जलधाराएं हैं, ये ठंडी जलधाराएं मरुस्थलों को निर्माण करने में सहायक होती है। जो आप लोग जानते होंगे कोल्ड डिजर्ट, यहाँ कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी। यहाँ कौन सा है? पेंटागोनिया। यहाँ कौन सा है? पेंटागोनिया। तो यहाँ कौन सी जा रही है? ये कौन सी जा रही है जलधारा? ठंडी है। ठंडी के कारण यहाँ क्या होगा? इस क्षेत्र में मरुस्थलीय क्षेत्र, जहां भी मरुस्थलीय क्षेत्र मिलेगा उसके किनारे पर हमेशा ठंडी जलधारा मिलेगी। ठीक है, तो जो अभी ठंडी जलधारा मिल गई तो यहाँ क्या होगा? वायु का अवतरण होगा। अवतरण होने के कारण उस क्षेत्र में बारिश ही नहीं होगी। जहाँ वायु का अवतरण होगा वहाँ बारिश नहीं होगी। बारिश वहाँ होती है जब वायु ऊपर को उठ रही होगी। ठीक है, तो इसलिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में कन्वर्ट हो गए हैं। ऐसे ही आपकी ऑकलैंड जलधारा ये जो दिख रही है, ये भी ठंडी है। अरे इसका रंग भी हरा दिखाया, तो ये यहाँ पेंटागोनिया का डिजर्ट है। अब आ जाएंगे इसके में, हाँ एक और इक्वल करंट है, पृथ्वी विषुवतीय धारा। पृथ्वी विषुवतीय धारा, पृथ्वी विषुवतीय धारा, विषुवतीय धारा। अब ये देखो ठंडी है सर, ठंडी, हाँ ये ठंडी है। ये देखो बेसिकली ये ठंडी गर्म कुछ नहीं है, ये धारा है। जल की बिल्कुल ठंडी दिखाई पड़ती है क्या? दिखाई नहीं धारा। ये देखिए, ये क्या है? जैसे हमारी पृथ्वी रोटेट कर रही है, तो हमने क्या बताया था? जैसे रोटेट कर रही है उसके अपोजिट जलधाराएं चलती हैं, लेकिन थोड़ा सा पानी को अपने साथ लेके चलती है। जैसे मान लो कि कोई चीज़ हमने घुमाई, बाकी सब तो चला गया अपोजिट, लेकिन उसके ऊपर कुछ तो चिपका रहेगा ना। तो वो जो चिपका रह गया वो यही है, वो एंटी, यानी कि सारा जल चल रहा है इधर को ऐसे, इसके बीच में ये इधर को चलने लगता है अपोजिट। जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे ही, है ना, उसके अपोजिट घूमने लगता है। तो यही क्या है? काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, इसको अगर एक लाइन लिख लो, यह है ब्राजील तट से लेकर गिनी तट तक गिनी तट तक चलती है, और यह गर्म है, गर्म जलधारा। अब क्या मैं उत्तरी और दक्षिणी खत्म कर रहा हूँ, प्रशांत महासागर जो बता रहा हूँ उसमें केवल गर्म और ठंडी ऐसे बात करेंगे। उत्तरी दक्षिणी खत्म कर देंगे, वो अपने आप देख लेना है। ठीक है, क्या इस जलधारा के बारे में? जलधारा जो है ये गर्म जलधारा है, ब्राजील से गिनी के तट तक चलती है, ब्राजील से गिनी के तट तक चलती है। अब आएंगे आपकी प्रशांत महासागर की जलधारा है। प्रशांत महासागर की पहले लिखो गर्म जलधाराएं, नंबर 1। प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं, इसको लिखो नंबर 1। इसकी अवस्था है अंदर में फ्लो है। नंबर 1 यूरोसियो, यूरोसियो लिख सकते हो, सियो लिख लो, अलग नाम मिल जाएगा। यूरोसियो जलधारा,
सुसीमा जलधारा, सुसीमा जलधारा, अलास्का जलधारा, डिटेल लिखवाओ की एक लाइन की, एक लाइन की डिटेल लिखवाए जलधाराओं की। देखो चलो जिसकी जरूरत होगी वो बता दो। अलास्का जलधारा, ये इसका विस्तार हैकेडो के पूर्व से लेकर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट तक है। अलास्का जलधारा हैकेडो के पूर्व से लेकर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट तक, हैकेडो के पूर्व से लेकर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट तक। अगली लिखिए पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। अगली लिखिए एल नीनो जलधारा, एल नीनो जलधारा, ये अस्थायी है, परमानेंट नहीं होती है। ये इसकी है प्रशांत महासागर की गर्म, प्रशांत महासागर की ठंडी लिख लीजिए। नंबर 1 कमचट्टा जलधारा, कमचट्टा, हाँ, ओयोसियो जलधारा, ओयोसियो, क्यूराइल जलधारा, ओकोटस्क जलधारा, ओकोटस्क, ओकोटस्क, ओकोटस्क जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, पेरू जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट दोनों एक ही नाम है, पेरू या हम्बोल्ट जलधारा, ये प्रशांत महासागर की गर्म धारा है। ठीक है, अब लिख लीजिए हिंद महासागर की गर्म जलधारा। लिखिए मोजाम्बिक धारा, मोजाम्बिक धारा, मालागासी धारा, मालागासी धारा, मोजाम्बिक मालागासी, अबुल हास जलधारा, अब लिखो उसकी ठंडी जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ठीक है, और मानसून को सब जानते ही होंगे आप लोग।
देखो देखो, विषुवतीय प्रतिधारा, हिंदी में है, हिंदी में विषुवतीय प्रतिधारा, प्रतिधारा अब एक नया ऐसे अन्य जलधाराएं, अन्य जलधाराएं, पश्चिमी मानसून जलधारा ग्रीष्मकाल में, दक्षिणी पश्चिमी जलधारा ग्रीष्मकाल में, उत्तरी पश्चिमी मानसून जलधारा ग्रीष्मकाल में, और उत्तरी पश्चिमी मानसूनी जलधारा शीतकाल में। ठीक है, ये जलधाराएं हैं आपकी जो आपको याद करनी चाहिए। ठीक है, देखो ये जो हिमालय ये मानसूनी वाली ये करंट है, इस करंट में क्या होता है, 6 महीना तो ये इधर को चलेंगी, कब, जब दक्षिण पश्चिम मानसून होगा तब तो ये इधर को चलेंगी, और जब नॉर्थ साउथ उत्तरी पश्चिमी मानसून होगा तब ये क्या करेंगे, यहाँ से लौट के फिर इधर को आएंगी, तब इधर को चलेंगी। तो ये 6 महीने पर इनकी ऋतु में परिवर्तन होगा। अभी जैसे इस समय करंट में मानसून आया हुआ है, तो ये कहाँ चल रही है, तो यहाँ पर है नहीं है, यहाँ से यहाँ घुसती है। अब जैसे ही अक्टूबर नवंबर आएगा, अक्टूबर, तो फिर सर्दियों में जो बारिश होती है ना, वो यहाँ से चली उतरेगी, यानी कि पवनों की दिशा भी वैसे ही है, और वैसे ही सागरीय धाराओं की दिशा भी उसी की तरीके से मूवमेंट करती है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? वो ठंडी है, कभी कभी ये कभी कभी पैदा होती है, खासकर जब मानसून का टाइम होता है, हमेशा नहीं, कभी कभी पैदा। हाँ जरूर, इस क्षेत्र में जैसे पहुँचेगी वैसे होता है। कारण क्या है, जब मानसून होता है तो नीचे तक खिसक जाती है ना, तभी ठंडी हो जाती है। ठीक है, अब घर जाकर आप लोग